मेरा नाम मेघा है। मेरी उम्र 26 साल है। मेरे 4 भाई थे और मैं अपने चारों भाइयों की इकलौती बहन थी और अपने मम्मी पापा की लाडली बेटी थी। मुझसे मेरे घर में सब लोग बहुत प्यार किया करते थे। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और अब मेरी फैमिली वाले मेरी शादी कर देना चाहते थे, मगर मैं शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं अपनी फैमिली से दूर नहीं होना चाहती थी। लेकिन ये तो दुनिया का दस्तूर है कि एक दिन हर बेटी को विदा होकर अपनी ससुराल जाना होता है। इसलिए मैं भी इस दस्तूर के आगे कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे लिए मम्मी पापा रिश्ता तलाश कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई भी लड़का पसंद नहीं आया था। मैं भी ऐसी नहीं थी कि मैं किसी से प्यार करती हूँ या मुझे कोई पसंद आ गया हो। मैंने हमेशा अपने काम से काम रखा था। यही वजह थी कि मेरे परिवार वाले मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते थे, क्योंकि मैंने हमेशा उनके भरोसे का मान रखा था। कई जगह से मेरे लिए अच्छे रिश्ते आए थे, मगर कुछ जगह ऐसा होता है कि मेरे पापा या मम्मी को लड़का पसंद नहीं आता था। उन लोगों की डिमांड थी कि उन्हें अपनी बेटी के लिए ऐसे रिश्ते की जरूरत है जो हर तरह से अच्छा हो, देखने में भी अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, उसका घर अच्छा हो, बिजनेस अच्छा हो, हर बात में बिल्कुल परफेक्ट हो। और ऐसा रिश्ता अभी तक मेरे मम्मी पापा को नहीं मिल रहा था, क्योंकि किसी न किसी लड़के में कोई ना कोई कमी निकल ही आती थी। फिर एक दिन मेरे पापा ने मेरे लिए एक लड़के को सेलेक्ट किया। ये लड़का मेरे पापा की पसंद का था, क्योंकि वो मेरे पापा के स्वर्गवासी बिजनेसमैन दोस्त का बेटा था और वो अभी अभी लंदन से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके इंडिया आया था। यहाँ आने के बाद उसने अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया। घर में सिर्फ उसकी माँ, एक कुंवारी बहन और एक छोटा भाई था। मेरे पापा का कहना था कि ये लड़का उन्हें बहुत पसंद है और बहुत अच्छा भी है, इसलिए पापा ने इस लड़के की मम्मी से मेरे रिश्ते के लिए बात की थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। पापा लड़के की फैमिली से रिश्ते की बात कर चुके थे और पापा के दोस्त की पत्नी ने कहा था कि वो हमारे घर जल्द ही मेरा रिश्ता लेकर आएंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही देखा हुआ था। और फिर जब लड़के की मम्मी हमारे घर आई तो आते ही उन्होंने मुझे शगुन की अंगूठी पहना दी थी और कहने लगी थी कि अब हम एंगेजमेंट करेंगे और उसके बाद जल्द ही शादी कर देंगे। लड़के का नाम कार्तिक था। देखने में बहुत ज्यादा स्मार्ट था। मुझे लड़के की फोटो दिखा दी गई थी। मुझे वो बहुत पसंद आया था। मुझसे मेरी मर्जी पूछी गई थी तो मैंने हाँ में जवाब दे दिया था। मेरी पूरी फैमिली इस रिश्ते से बहुत खुश थी, मगर कहीं ना कहीं मुझे अपना घर छोड़कर जाने की फिक्र हो रही थी कि अब मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे यहाँ से जाना होगा और मेरे घर वाले मुझसे दूर हो जाएंगे। और फिर कुछ दिनों बाद मेरी बड़ी धूमधाम के साथ शादी की गई थी। उसके बाद मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मुझे भी कार्तिक बहुत पसंद आया था। कार्तिक ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपने पापा के पूरे बिजनेस को अपने कंधों पर ले लिया था, क्योंकि इससे पहले उनका बिजनेस उसकी मम्मी चलाया करती थी। अब उसने अपनी मम्मी से कहा था कि आप घर बैठकर आराम करो, बिजनेस की देखरेख मैं करता हूँ। मेरा छोटा देवर अब भी पढ़ाई कर रहा था। उसे अपने पिता के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो वकील बनना चाहता था। शादी के बाद का पूरा एक हफ्ता मेरा बहुत अच्छे तरीके से गुजरा था, क्योंकि मेरा पति मेरे साथ था। लेकिन जब शादी के बाद एक हफ्ता पूरा हो गया तो मेरे पति को अपने काम के सिलसिले में अर्जेंटली मुंबई जाना पड़ गया। इसीलिए मुझे उनके बिना रहना पड़ा। मैं अपने पति से मना कर रही थी कि आप मुझे अपने साथ लेकर चलो। मेरे पति ने कहा, ऐसे मैं तुम्हें अपने साथ कैसे लेकर जा सकता हूँ? कुछ ही दिनों की बात है, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। मुझे घर आने में सिर्फ 20 दिन ही तो लगेंगे। मैंने अपने पति से कहा, लेकिन मैं आपके बिना यहाँ कैसे रहूंगी? वो कहने लगे, कैसे रहूंगी का क्या मतलब है? यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मम्मी है, मोहिनी है और मेरा छोटा भाई है। वो सब लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? अभी तुम यहाँ नए नहीं हो, तुम्हें यहाँ किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने अपने पति से कहा, अगर 20 दिन की ही बात है तो मैं 20 दिन के लिए अपने मायके चली जाती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आपके बिना अकेली नहीं रह सकूंगी। मेरा पति कहने लगा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम अभी नई नवेली दुल्हन हो। मैं तुम्हें 20 दिन के लिए अगर मायके छोड़ दूंगा तो तुम्हारे मायके वाले क्या सोचेंगे कि हमारी बेटी को अभी से ही हमारे घर भेज दिया। तुम यही रहो, मैं तो अपने काम के सिलसिले में जा रहा हूँ।
जैसे ही मेरा काम पूरा होता है मैं वापस आ जाऊंगा। अब यही तुम्हारा घर है, इसीलिए तुम अपने ही घर पर ध्यान दो तो बेहतर होगा। अपने पति की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। मेरा मूड ऑफ हो गया था। बात यह नहीं थी कि मुझे यहां पर रहना नहीं था, बात यह थी कि मुझे अपने पति के बिना यहां नहीं रहना था। मेरा उदास चेहरा देखकर मेरा पति मुझे मनाने की कोशिश करने लगा और कहने लगा, अच्छा तुम उदास नहीं हो, मैं मम्मी से बात करता हूँ, उनसे पूछ कर देखता हूँ। अगर उन्होंने तुम्हें मायके भेजने की परमिशन दे दी तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़कर आऊंगा। अपने पति की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी सास बहुत अच्छी है। वो अपने बेटे और बहू से बहुत प्यार करती है। वो मुझे मेरे मायके भेज देंगी। लेकिन होश तो मेरे तब उड़े थे जब मेरी सास ने भी मेरे पति की ही कही हुई बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अभी नई नवेली दुल्हन है, अगर हम उसे उसके मायके छोड़ देंगे तो उसके घर वाले सोचेंगे कि अभी से ही हमारी बेटी को हमारे घर छोड़। हम किसी को बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहते। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, बहू, अब यही तुम्हारा घर है। मैं तुम्हारे घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर डाल रही हूं, क्योंकि अब तुम घर की बड़ी बहू हो। सारे कामकाज तुम्हें ही देखने होंगे। नौकर किस तरह से काम करते हैं, ये सब कुछ तुम्हें अपनी निगरानी में करवाना होगा। मेरे पति ने कहा, देखा ना मम्मी, तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हैं, और वैसे भी अब तुम्हें अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। अब मैं क्या कर सकती थी, इसीलिए मैं खामोश हो गई और अगले ही दिन मेरा पति मुंबई चला गया। ये 2-3 दिन तो मेरे बहुत बुरे गुजरे थे, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरी नंद तो अपनी पढ़ाई में बिजी रहती थी, जबकि सास अपनी लाइफ में बिजी थी। देवर घर में किसी किसी टाइम आता था। मेरी सास मेरे पति से बहुत प्यार करती थी। उनका कहना था कि मेरा पति उनका बड़ा बेटा है, इसलिए वो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। मेरा पति वैसे भी अपनी माँ का लाडला था, अपनी माँ की हर बात को मानता था। मेरे पति को गए हुए 2 दिन गुजर गए थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। कुछ दिन और गुजरे तो अचानक मेरी जिंदगी के बुरे दिन आने शुरू हो गए। मेरे घर से पापा की कॉल आई और उन्होंने मेरे हालचाल पूछे तो मैंने उनको बता दिया था कि मेरा पति बिजनेस के सिलसिले में मुंबई गया हुआ है। मेरे पापा को ये बात बुरी लगी थी कि अभी मेरी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरा पति मुझे ससुराल में अकेला छोड़कर मुंबई चला गया है, और वो भी इतने दिनों के लिए। पापा ने कहा था कि तुम हमारे घर आ जाओ। तुमने अपने पति से हमारे घर आने के लिए क्यों नहीं कहा? अब मैं पापा को क्या बताती कि मेरी सास ने मुझे वहां जाने ही नहीं दिया। पापा कहने लगे, चलो मैं तुम्हारे भैया को तुम्हें लेने के लिए भेज देता हूँ और तुम्हारी सास से भी बात कर लेता हूँ। मैं बेफिक्र हो गई थी कि मेरी सास पापा के कहने पर तो मुझे मायके भेज ही देंगी। मगर जब पापा ने मेरी सास को कॉल की तो उन्होंने मेरे पापा की कॉल नहीं उठाई। मैंने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, पापा आपको कॉल कर रहे हैं, आप पापा की कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही? तो मेरी सास कहने लगी, मेरे पास तुम्हारे पापा की कॉल रिसीव करने का टाइम नहीं है। मुझे अपनी सास की ये बात बुरी लगी थी, मगर मैं उनसे कुछ नहीं कह पाई। शाम के टाइम पर मेरे भैया मुझे लेने के लिए आ गए थे। मेरे भैया को देखकर मेरी सास का मूड अचानक खराब हो गया, क्योंकि भैया ने कहा था कि मैं मेघा को कुछ दिन के लिए घर ले जाने आया हूं। सुना है कि कार्तिक मुंबई गया हुआ है, इसलिए हमने सोचा कि कुछ दिनों के लिए हम मेघा को अपने साथ ले जाते हैं। वो हमारे घर पर हमारे साथ रहेंगी। मेरी सास ने मेरे भैया से कहा, अच्छा, तो तुम्हारी बहन ने तुम्हें बताया नहीं कि हमने ही इसे नहीं जाने दिया, क्योंकि हमारे घर का ये रिवाज नहीं है कि हमारे घर की बहुएं ज्यादा मायके जाया करे। भैया ने मेरी सास से कहा, आंटी, मुझे पापा ने मेघा को लेने के लिए भेजा है। पापा आपको सुबह से कॉल कर रहे हैं। आपने उनकी कॉल रिसीव नहीं की, इसलिए मजबूरन मुझे आना पड़ गया। मेरी सास ने भैया से कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन बहू अभी आपके घर नहीं जाएगी। ये अपने पति के आ जाने के बाद ही उसके साथ आपके घर आएगी। मेरे भैया मेरी सास की बात को मानते हुए हमारे घर से चले गए थे। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मेरी सास ने मुझसे कहा, तुम्हें मना किया था ना कि तुम्हें अपने मायके नहीं जाना है, तो फिर तुमने क्यों अपने भाई को बुलाया? मैंने कहा, मम्मी जी, मैंने भैया को नहीं बुलाया, उन्हें पापा ने भेजा था। मेरी सास कहने लगी, आइंदा मेरी बात का ध्यान रखना, यहां पर मेरे हुक्म चलते हैं।
इसीलिए कभी भी मेरे हुक्म के खिलाफ जाने की कोशिश मत करना। अपनी सास की बात सुनकर तो मैं 1 सेकंड के लिए डर गई थी। मेरा अपने मायके जाने का बहुत मन कर रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे पति की मेरे पास कॉल आई और उन्होंने कहा, मेघा, तुम्हारा अपने मायके जाने का इतना ही मन कर रहा था तो तुम्हें मम्मी से कह देना चाहिए था। अपने भाई को बुलवाने की क्या जरूरत थी? मैं अपने पति की बात सुनकर चौंक गई। मैंने कहा, कार्तिक, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने भैया को नहीं बुलाया था, बल्कि पापा ने उनको मुझे लेने के लिए भेजा था। और पापा ने कई बार मम्मी को कॉल भी की थी कि वो उनकी बात सुन ले, मगर उन्होंने पापा की कॉल रिसीव ही नहीं की, इसलिए भैया को आना पड़ गया। मेरे पति कहने लगे, अच्छा ठीक है, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आया था कि मेरी सास ने मेरे पति से शिकायत लगा दी थी। मेरे पति को गए हुए 1 हफ्ता गुजर गया था। मुझे अपने पति के घर आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि अब मेरे पति के आने में सिर्फ 8-10 दिन ही बाकी रह गए थे। मैं सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी, क्योंकि ना तो मेरी नन मुझसे कोई बात करती थी और ना ही मेरी सास। मैंने नोटिस किया था कि मेरी सास मेरे पति के सामने ही अच्छी बन रही थी। उनकी असल सच्चाई तो पति के जाने के बाद मेरे सामने आई थी। जैसे तैसे करके मेरा पति घर आ गया था और मैं बहुत खुश हुई थी। मुझे एक अजीब सा सुकून मिला था अपने पति के घर आ जाने से। मेरे पति का मैं काफी टाइम से इंतजार कर रही थी, मगर वो आते ही सबसे पहले अपनी माँ के कमरे में गया और उनसे आशीर्वाद लिया। 1-2 घंटे उनके पास बैठकर बातचीत की, उसके बाद ही मेरे कमरे में आया था। मगर मैं हैरान थी कि मेरा पति मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, लेकिन फिर मैं उसके लिए अच्छी तरह से तैयार हुई और फिर मैंने उसे अपनी प्यारी प्यारी बातों में ले लिया। मेरे पति के आने के बाद मेरी जिंदगी बहुत रंगीन हो गई थी। वो मुझे अपने साथ घूमने ले गया था, मुझे मेरे मायके भी ले गया था। उसके आ जाने से मैं बहुत खुश थी और मेरी सास का बिहेवियर मेरे पति के सामने मेरे साथ भी बहुत अच्छा हो गया था। मेरी सास ने एक दिन मेरे पति को बताया कि तुम्हारी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तुम आज ऑफिस से जल्दी आ जाना। मेरा पति कहने लगा, मम्मी, आज मैं ऑफिस की छुट्टी ही कर लेता हूं। मेरी सास कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हें छुट्टी करने की क्या जरूरत है, तुम ऑफिस जाओ लेकिन जल्दी घर आ जाना। आज मेरी ननद भी बहुत खुश लग रही थी। मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद मेरी सास मुझसे कहने लगी, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मम्मी जी, नौकरानी से खाने का कहने जा रही हूं कि अच्छा सा खाना तैयार कर ले। मेरी सास कहने लगी, खाना? नौकरानी नहीं, तुम बनाओगी। मैं अपनी सास की बात सुनकर चौंक गई। मैंने कहा, मम्मी जी, आज मेहमान आएंगे तो ज्यादा खाना बनेगा। मुझे ज्यादा खाना अच्छा बनाना नहीं आता, सिर्फ 1-2 डिश आती है। तो मेरी सास कहने लगी, वो हम नहीं जानते, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। मैं अपनी सास की बात सुनकर खामोश हो गई थी। वो कहने लगी, अच्छा ठीक है, खाना नौकरानी बना लेगी, लेकिन तुम उसके साथ लगी रहना। मैंने कहा, जी ठीक है, आप फिक्र ना करें, हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली थी। नौकरानी के साथ किचन में लगे हुए काफी टाइम हो गया था। मैं थक गई थी। मेहमानों के आने का टाइम हो रहा था और मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी से तैयार हो जाऊं, लेकिन मेरी सास मुझे काम से फ्री होने ही नहीं दे रही थी। बार बार कोई ना कोई काम बताए जा रही थी। फिर मेरे पति भी आ गए। उन्होंने कहा, तुम क्या कर रही हो? अभी तक तैयार नहीं हुई, तुम्हें पता है ना मेहमान आने वाले हैं। मेरी सास कहने लगी, बेटा, मैं तो बहुत टाइम से कह रही हूं तैयार हो जाओ, मगर वो तो न जाने कब से मोबाइल में लगी हुई है और इसी खराब हालत में घर में इधर से उधर टहल रही है। अपनी सास की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि उन्होंने कितनी सफाई से मेरे पति से झूठ बोल दिया था। मेरे पति ने मुझसे कहा, मेघा, तुम क्या करती रहती हो, चलो जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने कमरे में तैयार होने के लिए आ गई थी। थोड़ी देर बाद मेहमान भी आ गए थे, लेकिन लड़के को देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि इस लड़के को मैं जानती थी। ये लड़का हमारे कॉलेज के बाहर खड़ा होकर कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को छेड़ा करता था। इसका रिश्ता मेरी नन के साथ लगने वाला था। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि ये लड़का बहुत बिगड़ा हुआ था। उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा। लड़के वालों ने मेरी नन को पसंद कर लिया था। मेरी सास और मेरे पति ने भी लड़के को पसंद कर लिया था, क्योंकि मेरा पति तो हमेशा अपनी माँ की ही
हाँ में हाँ मिलाया करता था। मेरी सास को लड़का पसंद था तो मेरे पति की भी इस रिश्ते में हाँ थी। रात का खाना खाने के बाद वो लोग हमारे घर से जा चुके थे। मैंने उनके जाते ही अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मैं इस लड़के को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये लड़का हमारी दीपिका के लिए अच्छा नहीं है। दीपिका भी वहां पर मौजूद थी। उसने कहा, भाभी आपका क्या मतलब है? तो मेरी सास ने उसे जल्दी से आंखों का इशारा किया जिस पर वो कुछ कहने वाली थी, और अपनी मां की आंखों के इशारे पर वो खामोश हो गई। मेरी सास कहने लगी कि तुम क्या कह रही हो? मुकुल के बारे में? मुकुल और उसका परिवार बहुत अच्छा है। वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने अपने पति की तरफ देखकर कहा, मैं सच कह रही हूं कार्तिक, मैं इस लड़के को जानती हूं। ये हमारे कॉलेज के बाहर गुंडागर्दी करता फिरता है। मेरी सास कहने लगी, बहू तुमने किसी और को देखा होगा। मुकुल तो अभी कुछ समय पहले ही अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया है। मेरा पति भी अपनी मां की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगा, हाँ जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी होगी। जिसको तुमने कॉलेज के बाहर देखा होगा वो कोई और होगा। मैं उन लोगों की बहुत सुनकर खामोश हो गई थी, लेकिन मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती थी। ये लड़का वही था जो हमारे कॉलेज के बाहर गुंडागर्दी करता था। मैं इसको नहीं भूल सकती थी क्योंकि ये काफी सारी लड़कियों को तंग किया करता था। रात को जब मेरे पति कमरे में आए तो मैंने फिर से उनसे वही बात दोहराई थी। मेरे पति कहने लगे, तुम क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो? मुझे अपनी मम्मी पर पूरा विश्वास है। मेरी मम्मी ने अगर मेरी बहन के लिए मुकुल को पसंद किया है तो वो अच्छा ही होगा, और अब तुम इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अपने पति का ऐसा बिहेवियर देखकर तो मुझे इस बात को अपने दिमाग से निकालना ही था, क्योंकि मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया था। लेकिन जिस दिन से ये बात हुई थी, मेरी नन मुझसे नाराज थी। वो मेरे सामने अगर आ भी जाती तो ऐसे रिएक्ट करती जैसे मैं उसकी बहुत बड़ी दुश्मन हूं। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि मेरे पति ने कहा अब उन्हें अपने बिजनेस के सिलसिले में कनाडा जाना है, और अब की बार वो पूरे 3 महीने के लिए कनाडा जा रहे थे। ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने अपने पति से कहा, इस बार मैं आपके साथ चलूंगी। मेरे पति कहने लगे, नहीं, मैं वहां काम करूंगा या तुम्हें अपने साथ लेकर घूमूंगा। मैंने कहा, लेकिन 3 महीने बहुत होते हैं। मेरा पति कहने लगा, इस घर में जो तुम्हें ऐशो आराम है वो सब कुछ मेरे काम की वजह से ही है। अगर मैं अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा? अपने बिजनेस को चलाने के लिए मुझे 3 महीने क्या, 1 साल के लिए भी अगर जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। अपने पति का एकदम इतना खतरनाक रूप देखकर मैं डर गई थी, क्योंकि वो बहुत गुस्से में मुझसे बात कर रहे थे। अब मैं क्या कह सकती थी? उनके आगे या उनकी मां के आगे मेरी एक नहीं चलती थी। मैं खामोश हो गई। इस बार मैं अपने पति के जाने से सबसे ज्यादा मेरे पति 3 महीने के लिए कनाडा जा चुके थे, और अगले दिन से मेरी सास के अत्याचार भी मुझ पर बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि मेरी सास ने मेरे पति के जाने के अगले ही दिन घर के सारे नौकरों को छुट्टी पर भेज दिया था। मैं सुबह के समय जब नीचे उतर कर आई तो मैंने देखा कि घर में कोई भी नौकर नहीं था। मैं नाश्ता बनाने के लिए सारे नौकरों को आवाज दे रही थी, मगर कोई भी नहीं आया था। तभी मेरी सास आई और कहने लगी, क्यों चिल्ला रही हो? मैंने कहा, मम्मी जी, नौकरों को कब से आवाज लगा रही हूं, कोई सुन ही नहीं रहा। वो कहने लगी, क्यों, नौकरों से क्या काम पड़ गया है? मैंने कहा, मुझे नाश्ता चाहिए था। तो वो चिल्लाते हुए कहने लगी, हरामखोर, अपने हाथ से तो तुम्हें कुछ बनाना ही नहीं आता। हमारे घर में नौकर क्या मिल गए, उनसे सारे काम करवाने लगी। नौकर नहीं है हमारे लिए, और अपने लिए अच्छा सा नाश्ता तैयार करो। आज से घर के सारे काम तुम ही करोगी, क्योंकि मैंने सारे नौकरों को छुट्टी पर भेज दिया है। अब वो नौकर 3 महीने के लिए फ्री हो गए हैं। मैं अपनी सास की बात सुनकर चौंक गई थी। मैं तो इतना काम करना नहीं जानती थी। ये घर भी इतना बड़ा था, लेकिन अपनी सास के हुक्म के खिलाफ मैं जा भी नहीं सकती थी। मैं अपनी आंखों में आंसू लेकर किचन में आई और मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया। पहले अपनी नंद और सास को दिया, उसके बाद मैंने खुद नाश्ता किया था। मेरा देवर अब ज्यादातर हॉस्टल में ही रह रहा था। घर कई कई दिनों में आता था। मैं घर के सारे काम किया करती थी। मेरी सास और ननंद तो हमेशा अपने कमरे में आराम ही करती रहती थी। सारा दिन में कामकाज करते करते थक जाती थी। मेरा मोबाइल एक तरफ पड़ा रहता था।
मेरा पति मुझे कॉल भी करता तो मैं इतनी बिजी होती थी कि मैं उनकी कॉल रिसीव ही नहीं कर पाती थी। जब फ्री होकर अपने पति को कॉल बैक करती तो वो मेरी कॉल रिसीव नहीं करते थे। कभी कभी कॉल रिसीव भी करते तो मुझसे कहते, तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, ना जाने तुम घर पर क्या करती रहती हो। एक दिन मेरी सास ने उन्हें मेरे खिलाफ बहुत भड़काया था। उन्होंने मेरे पति से कहा था कि तुम्हारी पत्नी न जाने किससे फोन पर बात करती रहती है। मैं जब भी तुम्हारे कमरे में बहू को बुलवाने के लिए जाती हूँ तो वो फोन पर बात कर रही होती है और मुझे देखते ही मोबाइल बंद कर देती है। तुम्हारी पत्नी को तो घर के किसी भी कामकाज से कोई मतलब नहीं है। मेरा पति मुझे इन बातों पर फोन करके बहुत डांटता था। मैं उसे यकीन दिलाती थी कि तुम्हारी मम्मी झूठ बोल रही है, मैं ही घर के सारे काम करती हूँ, लेकिन मेरे पति ने कभी मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं किया। उन्हें हमेशा अपनी माँ ही सही लगती थी। मेरे पति को कभी मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आता था। उन्होंने अपनी मम्मी से कहा कि आप मेघा के हाथ से फोन छीनकर अपने पास रख लो, उसे फोन देने की जरूरत नहीं है। मुझसे मेरा फोन भी छीन लिया गया था। फिर भगवान ने मुझे एक ऐसी खुशी दी जिसने मेरी अधूरी जिंदगी को पूरा करने में मेरी मदद की थी। मैं कार्तिक के बच्चे की मां बनने वाली थी। मेरी सास ने यह खबर मेरे पति को बता दी थी। वो बहुत खुश हुआ था, लेकिन इस हालत में भी मुझे आराम करने का टाइम नहीं मिलता था। इतना बड़ा घर और ढेर सारा काम, मेरी सेहत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन मेरी सास मेरे कमरे में आई। उनके साथ मेरी नंद भी मौजूद थी। उन्होंने मुझसे कहा, बहू मुझे तुम्हारे मायके का डायमंड वाला सेट चाहिए। मैं अपनी सास की बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, क्यों? आपको वो सेट क्यों चाहिए? तो मेरी सास कहने लगी, वो सेट मेरी बेटी को बहुत पसंद आ रहा है, तुम्हें तो वैसे भी मेरा बेटा और लेकर दे देगा। मैंने अपनी सास से साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं आपको वो सेट नहीं दूंगी। वो सेट मेरे पापा ने बड़े प्यार से मेरे लिए बनवाया था। मेरी सास कहने लगी, देती हो या नहीं, अगर तुमने मुझे वो सेट नहीं दिया तो मैं जबरदस्ती अपने बेटे से तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कह दूंगी। तभी मेरी नन बोल पड़ी और कहने लगी, मम्मी ये घर तो हमारा है, आप इससे परमिशन क्यों ले रही हो? अलमारी से सेट निकालो। मैंने कहा, नहीं, मेरी अलमारी को हाथ मत लगाना। मगर इन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी नन ने जबरदस्ती मेरे हाथ पकड़ लिए और मेरी सास ने अलमारी का ताला खोलकर लोकर से मेरा वो डायमंड वाला सेट निकाल लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों ने मेरा ये सेट क्यों लिया है, क्योंकि ये लोग तो खुद काफी अमीर थे। इन लोगों को मेरी ज्वेलरी की क्या जरूरत थी? मैं रोती रह गई थी। तभी मैंने खामोशी से घर के हाल में रखे हुए टेलीफोन से अपने पति को फोन करके कहा, आपकी मम्मी ने जबरदस्ती मेरा डायमंड वाला सेट ले लिया है। मेरा पति कहने लगा, इसमें रोने वाली क्या बात है? मम्मी ने सेट पहनने के लिए लिया होगा, और जो कुछ तुम्हारा है वो मेरी मम्मी का भी तो है। तुम्हें इतनी सी बात पर इतना हंगामा करने की आखिर क्या जरूरत है? तुम मुझे मेरी मम्मी और बहन के खिलाफ भड़काना चाहती हो, तभी तो रो रो कर ये सारी बात बता रही हूं। मैं अपने पति की बात सुनकर शॉक रह गई थी, क्योंकि उन्होंने मेरी बात को पूरी तरह से सुना भी नहीं था और अपना लेक्चर देना शुरू कर दिया था। मेरा पति तो कभी मेरी कोई बात मानता ही नहीं था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि दिन ब दिन इन लोगों के अत्याचार मुझ पर बढ़ते जा रहे थे। मेरी सास ने मेरे पति को बता दिया था कि उन्होंने दीपिका की शादी की डेट फिक्स कर दी है। उन्होंने कहा था कि तुम आ जाओ तो हम दीपिका की शादी कर देंगे। मेरे पति इस बात से खुश हो गए थे, लेकिन जिस दिन से मेरी सास ने अपनी बेटी की शादी की डेट फिक्स की थी, वो हर रोज मार्केट जा रही थी और घर का सारा काम मेरे हवाले कर जाती थी। उनके पीछे मैं सारा दिन घर में अकेली ऐसी हालत में भी घर के सारे काम कर। मेरी सेहत बहुत कमजोर हो रही थी, क्योंकि उल्टी और चक्कर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अभी मेरा पहला ही महीना चल रहा था। मेरी सास और ननद रोज ढेर ढेर सारे बैग भर के शॉपिंग करती थी और आने के बाद उन्हें खाना चाहिए होता था। उनके आते ही मैं उनको खाना सर्वे करती और वो सो जाती थी, जबकि मुझे घर का काम निपटाते निपटाते रात के 2 बज जाते थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरी हालत को कोई भी समझने वाला नहीं था। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे ये सब कुछ अपने मम्मी पापा को बता देना चाहिए। वही कुछ करेंगे,
लेकिन बात करने के लिए मेरे पास मोबाइल नहीं था। और जिस दिन मैंने घर के टेलीफोन से अपने पति से बात की थी, ये बात भी मेरी सास को पता चल गई थी, इसलिए उन्होंने घर का टेलीफोन भी हटवा दिया था। एक दो बार मेरे मम्मी पापा घर आए थे तो मेरी सास ने उनसे यही कह दिया था कि आपकी बेटी तो सो रही है, जबकि मैं किचन में काम कर रही होती थी और वो मुझे डांट देती थी कि अपने माता पिता के सामने जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो दोनों शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते थे। उन्हें भी यही लगता था कि उनकी बेटी ससुराल में कोई काम नहीं करती और हमेशा सोती रहती है, क्योंकि मेरी सास ने मेरे मम्मी पापा से मेरी बहुत शिकायत की थी। पहले तो वो मेरे पति को मेरे खिलाफ कर चुकी थी, अब उन्होंने मेरे मम्मी पापा से भी मेरी बुराई करना शुरू कर दी थी। और मुझे अफसोस इस बात का था कि मेरे मम्मी पापा मेरी सास की बात का यकीन भी कर लिया करते थे। उन्होंने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि उनकी बेटी भले ही शादी से पहले घर का कोई काम नहीं करती थी, लेकिन इस शादी को निभाने के लिए वो कितना सैक्रिफाइस कर रही थी। मेरी जिंदगी रोते रोते गुजर रही थी। एक दिन मैं अपनी सास के कमरे में बैठी हुई उनके पैर दबा रही थी। जब उनके नंबर पर मेरे पति की कॉल आई, मेरे पति ने उनसे कहा, मम्मी, आखिर आप लोग कितनी शॉपिंग कर रहे हो? मेरा पूरा क्रेडिट कार्ड खाली हो चुका है, मेरे अकाउंट्स में पैसे नहीं हैं, मैं आपको अपना क्रेडिट कार्ड देकर आया था। इस बात पर मेरी सास ने मेरे पति से कहा, बेटा, मैं जानती थी कि तुम मुझे ही गलत समझोगे, लेकिन असल बात यह है कि तुम्हारी पत्नी ने मुझसे कई दिनों पहले तुम्हारा क्रेडिट कार्ड ले लिया था और वो हर रोज शॉपिंग पर जाती है और इतनी शॉपिंग करती है कि हम भी उसे देखते रह जाते हैं। मैंने तो तुम्हारी पत्नी को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो कहती है कि दीपिका की शादी के लिए शॉपिंग कर रही हूं। अब हम तुम्हारी पत्नी को ऐसी हालत में कुछ कह भी तो नहीं सकते। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी पर ऐसी हालत में किसी भी तरह का स्ट्रेस बढ़े। अपनी सास की बातें सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे कि बुक इस तरह से मेरे पति से झूठ बोल रही थी, जबकि शॉपिंग तो वो खुद ही किया करती थी। मेरी सास बहुत चालाक हो रही थी। मेरा पति फोन पर बहुत गुस्सा कर रहा था। उसने कहा कि अब मेघा कहाँ है? मेरी सास कहने लगी, कहाँ होगी, कमरे में पड़ी हुई सो रही होगी। तुम्हारी पत्नी हमेशा ऐसी वाले कमरे में पड़ी हुई सोती रहती है। कमरे से बाहर निकल कर आती है तो कहती है कि गर्मी लग रही है। अब हम उसको कुछ नहीं कह सकते। मेरा पति फोन पर बहुत गुस्सा कर रहा था और कह रहा था कि जब मैं आऊंगा तो मेघा से जरूर बात करूंगा। आखिर वो क्या चाहती है? बात करने के बाद मेरी सास ने कॉल कट कर दी थी। मैं रो रही थी। मैंने अपनी सास से कहा, आखिर आप मुझसे किस जन्म का बदला निकाल रही हैं? आपने मेरे पति को मेरे खिलाफ बहुत भड़का दिया है। मेरी सास कहने लगी, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। मेरा बेटा मेरा बहुत कहना मानता है। मैं जानती हूं कि मेरी मर्जी के बिना तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, और उसे कनाडा भी मैंने ही भेजा है, क्योंकि कनाडा वाली कंपनी से हमें बहुत प्रॉफिट होने वाला था। मैं चाहती तो वहां पर अपने ऑफिस के किसी भी कर्मी को भेज सकती थी, लेकिन मैंने अपने ही बेटे को भेज दिया ताकि उसके पीछे मैं तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती कर सकूं। ये कहकर मेरी सास जोर जोर से हंसने लगी, जबकि मैं बहुत बुरी तरह से रो रही थी। मैंने दीपिका को देखा था। वो हमेशा इस गुंडे लड़के से बात करती रहती थी। एक दिन मैंने दीपिका को मुकुल से फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। वो उसके साथ बहुत प्यार भरी बातें कर रही थी और उससे कह रही थी कि हमारे अफेयर को 4 साल हो गए हैं। इसका मतलब ये था कि ये शादी अरेंज मैरिज नहीं हो रही थी, बल्कि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को प्यार करते थे और इन दोनों की लव मैरिज हो रही है। मेरा पति तो लव मैरिज का बहुत खिलाफ था। यही वजह थी कि मेरी सास ने इस रिश्ते को पक्का कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मुकुल की सच्चाई मेरे पति के सामने आए, जबकि उनकी बेटी मुकुल से प्यार करती थी। अगर मेरे पति को पता चल जाता कि इन दोनों के बीच अफाया चल रहा है, तो वो कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। पता नहीं इस घर में क्या चल रहा था। मेरा पति तो मुझे बहुत बुरा समझने लगा था। वह अपनी माँ और बहन से खूब देर तक बात करता था, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं करता था। ऐसे समय में मुझे अपने पति की जरूरत थी। मेरे पति को कनाडा गए हुए 2 महीने गुजर गए थे, जबकि मेरी प्रेगनेंसी को 1.5 महीना हो गया था। मेरी नन के ससुराल वाले हमारे घर आ रहे थे। मेरी सास ने मुझे खाने की एक लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा दी और कहने लगी
कि सबके लिए तुम्हें खाना तैयार करना है। अब मैं घर के सारे कामकाज करती थी, इसलिए मुझसे खाना बनाना भी आ गया था। गर्मी में सारा दिन मैं किचन में काम गर्मी में सारा दिन मैंने किचन में काम किया था और खाना बनाया था। मैं बहुत कमजोर हो रही थी। इस हालत में मैं इतना ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। उस दिन मैं इतनी ज्यादा थक गई थी कि मेरे अंदर खड़े रहने की भी क्षमता नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं पुरिया तल रही थी जब अचानक मुझे चक्कर आ गए और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर गई। शायद मुझे बेहोश देखकर मेरी सांस ने मुझे अस्पताल पहुंचाया था। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में मौजूद थी और फिर नर्स ने मुझे बताया कि मेरी प्रेगनेंसी खत्म हो चुकी है। मेरी खबर सुनकर फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ मेरी सास की वजह से हुआ था। मेरे साथ इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मेरी सास को सुकून नहीं मिला था। मेरी प्रेगनेंसी खत्म हो चुकी थी, ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ था, लेकिन फिर भी इस सब का इल्जाम भी उन्होंने मुझ पर ही लगाया था। उन्होंने मेरे पति से फोन करके कह दिया था कि तुम्हारी पत्नी कह रही है उसे बच्चा नहीं चाहिए, इसीलिए वो हमें बिना बताए अस्पताल में जाकर अपना अबॉर्शन करवाई है। मेरे पति को इस बात पर इतना गुस्सा आया था, उन्होंने कहा था कि मैं जैसे ही घर आऊंगा अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दूंगा, क्योंकि मैं उसके साथ अब नहीं रह सकता। उसने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। मेरी सास कहने लगी, हाँ बेटा, ये लड़की ठीक नहीं है, तुम एक बार आ जाओ और इसे इस घर से धक्के मारकर निकाल दो। मैं उस दिन अपनी किस्मत पर सारी रात रोई थी। 7 घंटे बाद मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। मुझे अस्पताल से घर आए हुए अभी 2 घंटे ही हुए थे कि मेरी सास ने मुझे घर के कामकाज पर लगा दिया था। मेरे अंदर तो खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मुझसे खाना बनाने के लिए कहा। मैं किचन में चली गई थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं काम कर रही थी। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी जान ले लूं। मैं बार बार रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी किस्मत में और कितना बुरा होना बाकी रह गया है। उस दिन मैंने भगवान से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की थी। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी, क्योंकि मैं किचन में खड़ी हुई खाना बना रही थी। तभी मुझे अचानक शोर शराबे की आवाज सुनाई थी। जैसे ही मैं किचन से निकलकर बाहर गई तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि मेरा पति तो घर में मौजूद था और अपनी मां से लड़ाई कर रहा था। मेरे पति को जब ये खबर हुई थी कि मैंने खुद जाकर अस्पताल में अपना अबॉर्शन करवा लिया है, तो उसे बहुत गुस्सा आया था। इसीलिए मेरे पति ने मेरी सास को बिना बताए इस समय अपने टिकट करवा लिए थे और वो घर आ गया था। उसने ठान ली थी कि वो जैसे ही घर आएगा तो मुझे डिवोर्स देकर घर से निकाल देगा, क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए बहुत सारी नफरत थी। लेकिन मेरा पति जैसे ही घर आया, ये बात किसी को पता नहीं थी कि वो घर आ चुका है। मेरा पति आते ही अपनी मां के कमरे में गया। मेरी सास को लगा कि दरवाजा खोलकर मैं उनके कमरे में आई हूं। मेरी सास कहने लगी, मेघा, तुमने खाना बना लिया है या नहीं? इस बार तो मैंने तुम्हारे पति से अच्छी शिकायत की है। इस बार तो वो जैसे ही घर आएगा तो तुम्हें डिवोर्स दे देगा और घर से निकाल देगा। इस बार मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा, क्योंकि अब वो दोबारा शादी करने के बारे में सोचेगा ही नहीं। एक तीर से मैंने 2 निशाने मारे हैं। मैं भी नहीं चाहती थी कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आए, और तुम्हारा मिसकैरेज होने से मेरा काम भी आसान हो गया। जल्दी से खाना बना लो, ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना फिर से कार्तिक से तुम्हारी कोई ऐसी शिकायत कर दूंगी कि अब की बार उसे बर्दाश्त नहीं होगा और वो फौरन घर आ जाएगा और सबसे पहले तुझे इस घर से निकालेगा। अपनी मां की बात सुनकर मेरे पति ने कहा था, मैं तो घर आ चुका हूं। मम्मी, शायद आपको नहीं पता कि काफी देर से खड़ा हुआ आपकी बातें सुन रहा हूं। कार्तिक की बात सुनकर मेरी सास घबरा गई। जैसे ही उन्होंने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे पर मैं नहीं बल्कि उनका बेटा खड़ा हुआ था। जब कार्तिक घर में घुसा था तो अपनी मां के कमरे में जाने से पहले वो किचन में आया था, क्योंकि जब वो घर के अंदर दाखिल हुआ था तो उसे खाने की खुशबू आ रही थी। उसे लगा शायद किचन में इतना टेस्टी खाना बन रहा है कि उसकी खुशबू से पूरा घर महक रहा है। वो खाने की तारीफ करने के लिए सबसे पहले किचन में जा रहा था, जब अचानक उसने किचन में मुझे रोते हुए और दर्द से तड़पते हुए देखा। मैं इतनी बुरी हालत में भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा है? प्लीज मेरी मदद करो,
मैं बहुत तकलीफ से गुजर रही हूँ और फिर भी मुझे ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। मैं दर्द से तड़प रही थी और खाना बना रही थी। जब मेरे पति ने मुझे इस हालत में देखा तो उसने सोचा कि अगर मैंने खुद अपनी मर्जी से अबॉर्शन कराया होता तो मैं किचन में खड़ी हुई खाना नहीं बना रही होती और दर्द से इतना तड़प नहीं रही होती। मेरी रोती हुई प्रार्थनाएं सुनकर मेरे पति के दिल में रहम आ गया था। इसलिए वो खामोशी से पीछे पलटकर अपनी माँ के कमरे में गया तो उसने अपनी माँ के मुंह से भी सच्चाई सुनने को मिली, जिसको सुनकर उसके होश उड़ गए थे। मेरे पति को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया था। वो उनसे चिल्ला चिल्लाकर इस बात पर बहस कर रहा था कि आपने मुझे मेरी पत्नी के खिलाफ इतनी झूठी झूठी बातें क्यों बताई। अगर वो खुद अपना मिसकैरेज करवाती तो उसकी हालत इतनी बुरी नहीं होती। मैं जब उन लोगों के करीब पहुंची तो मेरे पति ने मेरी तरफ देखकर कहा, देखा आपने मेरी पत्नी का क्या हाल बना दिया है, ये कितनी कमजोर हो गई है। मेरी सास कहने लगी, बेटा तुमने मेरे मुंह से जो कुछ भी सुना है वो सब गलत है। मेरा पति कहने लगा, नहीं, मैंने जो कुछ भी सुना है वो सही है और जो मैं यहाँ आकर अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो सब कुछ भी सच है। मेरी नंद भी वहां पर आ गई और उसने भी मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मेरे पति ने उससे कहा, तुम खामोश रहो, मैं अब अपनी पत्नी की बात सुनना चाहता हूँ, क्योंकि काफी टाइम से मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। मैं रोने लगी थी और फिर मैंने अपने पति को अपने ऊपर बीती हुई सारी बात बताई और उनकी बहन के बारे में भी बता दिया कि मुकुल अच्छा लड़का नहीं है और दीपिका की मुकुल के साथ लव मैरिज हो रही है। मैंने बता दिया कि किस तरह से आपकी बहन और मम्मी ने मेरा सेट मुझसे छीन लिया था और मेरे घर वालों को मेरे खिलाफ भड़काया था और मैं आपके अलावा किसी से बात नहीं करती, जबकि शॉपिंग भी यही लोग किया करते थे। और आपको बताया ये था कि आपके क्रेडिट कार्ड से सारी शॉपिंग मैं करती हूँ। मेरे पास आपका क्रेडिट कार्ड नहीं है, आपका क्रेडिट कार्ड भी मम्मी के पास ही मौजूद है। मैंने अबॉर्शन नहीं कराया था, बल्कि घर में ज्यादा कामकाज करने की वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया था। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे डॉक्टर के यहाँ की फाइल देख सकते हो। मैंने जल्द से अपनी फाइल लाकर अपने पति को दिखाई, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मेरा मिसकैरेज हुआ है। बाकी तो मेरी सच्चाई मेरी हालत ही बता रही थी, क्योंकि मैं इतनी कमजोर हो गई थी कि मेरा पति मुझे देखकर अफसोस कर रहा था। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे, मैं बिल्कुल पतली हो गई थी और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे मैं बहुत लाजार हूं। मेरा पति बार बार चिल्ला चिल्लाकर अपनी माँ और बहन से यही कह रहा था कि आखिर आपने मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया। मेरी सास अपने बेटे के शोर मचाने पर डर गई। फिर उन्होंने सच्चाई बताई कि तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो, तुम मेरे सौतेले बेटे हो। तुम्हारी माँ तुम्हें बचपन में ही इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी और फिर तुम्हारे पापा ने मुझसे शादी कर ली। फिर उसके बाद तुम्हारे ये दोनों भाई बहन इस दुनिया में आए। जब तुमने होश संभालना था तो मुझे ही अपनी माँ माना था। तुम्हें ये बात नहीं पता थी कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, बल्कि अपने पिता की पहली पत्नी के बेटे हो। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं की, मगर तुम्हारे पिता ने मरते समय सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता था, जबकि वो दोनों बच्चे भी तो तुम्हारे पिता के ही थे। वो चाहते तो उन्हें तीनों बच्चों में बराबर से प्रॉपर्टी बांटनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सारी प्रॉपर्टी और घर, अपना बैंक बैलेंस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम कर दिया। तुम उस समय लंदन में पढ़ने के लिए गए हुए थे, इसलिए तुम्हें इस हकीकत के बारे में नहीं पता कि इस सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस के मालिक तुम अकेले हो। मैंने सोचा कि मेरे दोनों बच्चे तो दर दर की ठोकरें खाएंगे, मुझे उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी करवा दी। मैं जानती थी कि शादी हो जाने के बाद तुम्हारा परिवार भी आगे बढ़ेगा और फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी पर उसका भी हक होगा। इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी करवाई और तुम्हारे दिल में तुम्हारी पत्नी के खिलाफ इतनी नफरत भर दी कि तुम खुद अपनी पत्नी को घर से निकाल दो, ताकि तुम्हारा ध्यान तुम्हारे आने वाले परिवार से हट सके और तुम अपने भाई बहन की जिम्मेदारी को एक पिता बनकर निभाओ। मैं तुम्हारा सहारा लेकर अपने दोनों बच्चों की शादी करवाना चाहती थी और फिर तुमसे तुम्हारी ही प्रॉपर्टी लेकर अपने दोनों बच्चों के नाम कर देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे दिल में तुम्हारे दोनों बहन भाइयों के लिए इतनी मोहब्बत भर दूं
कि तुम खुद अपनी प्रॉपर्टी ये सोचकर अपने बहन भाई के नाम कर दो कि तुम्हारे आगे पीछे तो कोई परिवार ही नहीं है। तुम्हारा जो कुछ भी है वो तुम्हारे भाई बहन का है। अगर आगे कभी तुम दूसरी शादी करने के बारे में भी सोचते तो मैं उस लड़की को भी नहीं टिकने देती और ना ही तुम्हारी दूसरी शादी होने देती। इसीलिए तुम्हारी शादी करवाने के बाद मैंने तुम्हारे दिल में ये बात पैदा करने की कोशिश की कि तुम्हारी पत्नी हमारे परिवार के लिए सही नहीं है। तुम यही सोचकर शायद दूसरी शादी ना करते, और अगर करते भी तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी नहीं होने देती। मगर मुझे क्या पता था कि मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा और तुम्हें सारी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। मेरा पति कहने लगा, मम्मी, अगर ऐसी ही बात थी तो आप मुझसे कह भी तो सकती थी। आपको मेरी पत्नी को तंग करने की क्या जरूरत थी? आपने इस बेचारी की क्या हालत कर दी है? मैं तो वैसे भी अपने बहन भाइयों को अपनी औलाद के समान ही मानता हूं, मगर मैं नहीं जानता था कि आपके दिल में मेरे लिए कुछ और ही बसा हुआ है। माफ कीजिएगा, आप ये सारी प्रॉपर्टी अपने पास ही रखिए, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं जानता कि आप इतनी लालची औरत निकलोगी। मेरा पति कहने लगा, आपको अपने दोनों बच्चों का फायदा देखना था ना, तो आप अब उन्हीं के बारे में सोचो। मेरा पति कहने लगा, मेरी घर छोड़कर जा रहा हूं। मेरी सास ने खामोशी से हम दोनों पति पत्नी को घर से निकलने दिया क्योंकि उनका रास्ता साफ हो चुका था। मेरे पति ने मुझसे माफी मांगी। उन्होंने कहा, मैं अब तुम्हें यहां से बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें यहां से बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा, जहां हमें तंग करने वाला या हम दोनों के बीच दूरी पैदा करने वाला कोई भी नहीं होगा। मेरा पति मुझे अपने साथ लेकर कनाडा आ गया था। मैंने अपने पति को माफ कर दिया था। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करने लगा और हम दोनों ने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली थी। लेकिन एक दिन मेरी सास का मेरे पति के पास फोन आया। वो फूट फूट कर रो रही थी और मेरे पति से माफी मांग रही थी क्योंकि उन्होंने दीपिका की शादी मुकुल के साथ कर दी थी। वो मेरे पति के पैसों पर ऐश कर रही थी क्योंकि मेरा पति अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस दीपिका और मुकुल के हवाले कराया था। दीपिका के पति ने दीपिका के हिस्से की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और दीपिका को डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया था। मेरी नन की जिंदगी बर्बाद हो चुकी। अब उसे एहसास हुआ था कि मैं मुकुल के बारे में सही कह रही थी, जबकि मेरे देवर की शादी भी मेरी सास ने एक अमीर लड़की से करवा दी थी। उसने घर में आने के बाद मेरी सास को नौकरानी बनाकर रख दिया। मेरी सास ने जैसा मेरे साथ किया था वैसा ही उसने मेरी सास के साथ किया। मेरी सास अगर अपने बेटे से शिकायत करती तो वो अपनी पत्नी की ही साइड लेता था और अपनी माँ की इज्जत नहीं करता था। माँ की इज्जत तो हमेशा मेरे पति ने ही की थी। मेरी सास को अब कार्तिक की याद आ रही थी, जबकि उन्हें मेरी याद इसलिए आ रही थी क्योंकि मैंने कभी पलटकर उन्हें जवाब तक नहीं दिया था और उनके अत्याचार मैं खामोशी से बर्दाश्त करती रही थी। मेरी सास की और मेरी नन की जिंदगी सड़कों पर गुजर रही है क्योंकि उनके बेटे और बहू ने उन दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दिया है। वो दोनों अपने किए की हमसे माफी मांग रही थी, लेकिन मेरे पति ने उनको माफ नहीं किया। उन्हें माफ इसीलिए नहीं किया क्योंकि भगवान बुरा करने वाले लोगों को उनकी बुराई का सिला इस दुनिया में ही दिखा देता है। वो दोनों कहाँ पर हैं, कहाँ नहीं, ये तो हम नहीं जानते क्योंकि मेरे पति ने पलटकर अपनी माँ को नहीं देखा। आज इस बात को 11 साल हो गए हैं। मैं और मेरे पति अपनी जिंदगी बहुत खुशी खुशी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।